तो क्या बात करनी है हमें? रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या मतलब है इसका? एक मान लीजिए रिएक्शन ले ली हमने, ये 2A ले ली, ये 3B, ये 4C 5D रिएक्टेंट हो गए और उधर क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। समझ रहे हैं बात के लिए? अब यहाँ पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया हमने वो इसका ले लिया A0 या A0 कर लो, और इसका B0 ले लिया। फाइनल क्या हो जाएगा? सपोज कर लीजिएगा इसमें जो है 2x खत्म हो गया। कितना फिनिश हो गया? 2x, तो 2x कम हो जाएगा। इसमें इधर x खत्म हो गया तो x कम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं? बोलो हाँ या ना। अगर इतनी आ रही है तो आगे की बात करूं मैं। अरे बोलो। एक रिएक्शन यहां दी गई है, इस रिएक्शन में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स का दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? रेट ऑफ ए निकालोगे। अगर हम कहें रेट ऑफ ए निकालो, कैसे निकालोगे? क्या फार्मूला होगा रेट ऑफ ए? आप पहले पढ़ चुके हो सारी चीजें, बताओ। अरे इतना तो इजी है ना। माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी अपान में 2 होगा, कोफिशिएंट आएगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे भाई मेरे पहले ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया आपको, यही तो लिखोगे। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, अभी बात करेंगे, अभी आता है तो बात करेंगे। तो रेट ऑफ ए हमने ये जो है यहाँ पे ये लिख लिया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? अगर इसको रेट ऑफ ए निकालोगे तो मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना हो जाएगा? हम अगर जनरल हम रेट ऑफ ए निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा इसका ना, लेकिन कोफिशिएंट रखेंगे इसका। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए का, फाइनल कितना था? A0 माइनस 2x और माइनस क्या करेंगे? इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इतनी बात आई समझ में? बोलो। ये आपका ऑलरेडी ये क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं? अरे बोलो। तो अब कितना बचा? ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2x अपान डेल्टा टी। बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर अभी? अच्छा अब आप यहाँ पर एक काम और कर लीजिए। अभी जो कह रहे थे ये 1/2, क्योंकि इसमें वो 1/2 भी लगाओ, इसमें भी 1/2 लगा दो। पहले नहीं लगाया, अब लगा लो।
तो यहां पर 2 आ जाएगा, बोलो, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? इक्वल टू एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये रेट हो गया। क्या इसको हम वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1, रेट ऑफ ए कितना हो गया? ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर क्या कहता है, इसको 3x कर लो ना, ठीक है। -3x ही हो गया। सेम टाइप से रेट ऑफ बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट ऑफ बी। बोलो, तो कितना हो जाएगा? ये -1/3 इंटू -B0 -3x और माइनस कितना हो जाएगा? B0 हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। अब कितना हो जाएगा? देखिए, ये माइनस का ये कट जाएगा, ये प्लस का पहुंच जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3x अपॉन 3 डेल्टा टी। 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू x अपॉन डेल्टा टी। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं, मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों की समझ में ये चीज आ जानी चाहिए। क्या आ गई? अब रेट ऑफ सी निकाल लो। रेट ऑफ सी, रेट ऑफ सी निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई? क्या फॉर्मूला लगाओगे? माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि सी इज द प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू, अब देखो यहां पर था कितना? ये 4x था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये इंटू 4x, या फार्मूला मैंने नहीं लिखा, 4x अपॉन डेल्टा टी। अब बताओ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचा? ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी? सेम इसी टाइप से आप क्या लिख लोगे? रेट ऑफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 इंटू 5x अपॉन डेल्टा टी। क्या बात सही है? अरे सही है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए, कितना हो जाएगा? x अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हो गया ये 4। बोलो, अब इन सारे केसेस में क्या हो गया बताओ भाई? अब इसको आप लिख लो एक सेकेंड। देखो, रेट ऑफ ए कितना था? -1/2। आगे और क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखोगे? अच्छा, वो कितना आया आपका? चलो फार्मूला बेस पे लिख लो। डेल्टा कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, मजा नहीं आ रहा है, इसको मजा नहीं आ रहा है।
आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब आप वैसे लिखो, रेट ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ सी इक्वल टू रेट ऑफ डी। समझ गए ना? अब रेट ऑफ ए का कितना था आपका? -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना, इक्वल टू रेट ऑफ बी क्या था? -1/3 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी था, राइट? यही तो था। इक्वल टू रेट ऑफ सी कितना था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, यही तो था भाई मेरे। हाँ, 1/4 कर दो, ठीक है ना। इसके बाद में रेट ऑफ डी कितना था? 1/5 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। और ये सारा का सारा इक्वल टू किसके आया है? एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर आ गया। इसको आप ऐसे एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, कहीं निकल के न भाग जाए, ठीक है? ये ऑन है क्या? ठीक, चलो, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। यहाँ पे ये रिलेशन आपको समझ में आया है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या मतलब हो क्या यहाँ पर? इससे और क्या मतलब निकाल रहे हो? अब इसमें जो आपका आया, क्या मतलब निकाल रहे हो भाई? बताओ इसका। एक मतलब और है इसका। मतलब ये है रेट ऑफ ए अपान कितना है? अपॉन कॉफिशिएंट 2 सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इक्वल टू कितना हो गया? रेट ऑफ बी अपॉन कितना था? ये 3 था, इक्वल टू रेट ऑफ सी अपॉन 4 था। तो ये कितना था? रेट ऑफ डी अपॉन 5। अगर मान लीजिए, अब ये रिलेशन लगाया क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स अभी आपको दिए थे, पहले वाले कराए थे। अब कोई कहे कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इसका ए का ये है, इसका फाइंड करो, तो आप क्या निकाल लोगे? एक तो इसको लिखोगे और इक्वल में इसको लिख दोगे। बोलो हाँ या ना? और इससे रिलेशन से आप उसको रिएक्शन का रेट निकाल लोगे। जो भी रेट ऑफ ए है उसको 2 से डिवाइड करोगे, और जो रेट ऑफ 5 का रेट ऑफ डी है उसको आप फाइंड आउट कर लोगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, क्वेश्चंस थे, अभी मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो वो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हमने आपको लिख दिया। और ये मैंने पहले लिखा दिया आपको कि रेट ऑफ एनी सबस्टेंस इक्वल टू द रेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे बोलो समझ आ गई नहीं आ गई? क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैंने दे दिए आपको। अरे दे दिए नहीं दिए? हाँ ना करो। हाँ ठीक है।
देखो उतनी स्लाइड मैंने छोड़ी जहां तक काम आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। एक यहां पर एक एग्जाम्पल करके लिखा है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म ऑफ N2H2 एंड NH3। बताओ भाई। अब इसको जैसे मैंने बताया उसी टाइप से लिख दो। तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ H2 अपान, हाँ ना करो, सही लिखा है। वो एक बच्चा हाँ ना दोनों ही कर रहा है। रेट ऑफ H2, ये N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ NH2, NH3 है, 2 नहीं है, अपान 2 लिख दोगे। इसको और अच्छे से लिख दो। रेट ऑफ N2 कैसे निकालोगे? माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्योंकि इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है। अरे बैंकर, डॉक्यूमेंट्स आ गए सर। ठीक। तो क्या बताया था मैंने? -1/3 कितना हो जाएगा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन 2, ओ सॉरी डेल्टा T। डेल्टा T क्या समझ पा रहे हो? नहीं। आपको सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हमने आपको दिए किस पे? होमवर्क में, वो सारे के सारे हो जाने चाहिए। अब आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, गैस, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। कुछ होगी? नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये सारे के सारे हो जाने चाहिए। मुझे लगता है ये हो जाएंगे। राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, टाइम है अभी कर लेते हैं। एक इसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्टेड करते हैं। इसमें यहाँ पर 4, 5, 6 जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 6 पॉइंट्स लिए हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर कैसा है उसका, उसके अंदर बॉन्ड्स कैसा है, आपस में किस टाइप का बॉन्ड बनाया है। अगर कुछ इस टाइप से बॉन्ड है कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? फास्ट होगा। और अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए वो बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही नेचर की बात कर रहा है। द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक बॉन्ड इन्वॉल्व एंड हेंस ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ गए? उसका नेचर कैसा है बॉन्ड का, इजी ब्रेक डाउन हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। दूसरा है कंसंट्रेशन। समझ लो पहले कंसंट्रेशन का क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन मोर, ये देखो गलत लिखा है,
more is the concentration of the reactants, the more rapidly the reactions. जो लॉ ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग जितना ही ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। मटेरियल कम है तो कैसा होगा, रिएक्शन कम होगी। तो वही कहता है जितना मास ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का ज़्यादा है तो उतनी रैपिडली होगी। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे अभी। फिर कहता प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर देखो ये कंसंट्रेशन की बात हुई, ये और ये दोनों पॉइंट्स आर में लगाए जा सकते हैं। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द लिक्विड और सॉलिड, इफ द रिएक्टेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ गैसियस रिएक्शन अगर कोई है तो वहां प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, राइट ना। एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। समझ गए नहीं, इसका रीजन क्या है। नेक्स्ट कहता है कि टेम्परेचर। अब कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन रेट। कुछ रिएक्शंस में, सभी में नहीं होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इट हैज बीन फाउंड दैट रेट इज आइदर डबल्ड और ट्रिपल्ड फॉर एवरी 10 सेकेंड। इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखने वाला है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा याद रखने की चीज है। अगर मान लीजिए हमने किसी रिएक्शन का रेट, उसका मान लीजिए किसी का पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका मैंने इंक्रीज कर दिया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा एवरी 10 सेकेंड में कितना, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ट्रिपल अगर है, अगर मान लीजिए हमने इसको 3 गुना कर दिया, कुछ केस में ट्रिपल हो जाता है लेकिन मोस्टली डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे दे देते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे बोर्ड में भी आए हैं, कंपटीशंस में भी आते हैं कि अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना था, 20 डिग्री था और इससे हमने इंक्रीज कर दिया 80 डिग्री, अब कितने गुना उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले 10 में, इसमें कितने 10 आए देखो, एक 10 तो आया पहले, 30 पहुंचा, तो यहाँ पे आया, एक फिर 40 पहुंचा, एक फिर 50 पहुंचा, ठीक है ना, फिर कितना पहुंचा 60 और फिर 70 के बाद में 80। अरे यार बढ़िया करके लिख लो ना, जब लिख ही रहे हो है तो बढ़िया करके लिख लो। मान लीजिए पहले 20 था, लो पहले कितना था, 20 था, 20 से फिर हमने 30 किया, 30 से कितना किया 40, 40 से 50 किया और 50 के बाद में 60 हो गया, 60 के बाद में 70 और 70 के बाद में 80। बेटा 10 यहाँ बढ़ाया तो यहाँ डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, फिर 10 यहाँ बढ़ा तो यहाँ कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। बोलो 4 टाइम्स हो जाएगा नहीं, फिर यहाँ बढ़ाया हमने तो कितना हो गया, पहले से 8 टाइम्स हो जाएगा। बोलो फिर यहाँ बढ़ाया हमने 50 से,
फिर कितना 16 टाइम्स हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर हमने बढ़ाया 16 टू द 32 टाइम्स हो गए, और फिर हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया 64 टाइम्स। बोलो, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। आगे और बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे समझ में आ गई होगी बात। अब कहता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। भाई अगर मान लीजिए रिएक्शन करने के लिए जो सरफेस है वो काफी ज्यादा है, मान लो आपको आग लगानी है, ठीक है। अब केवल हमारे पास सरफेस एरिया ये टिप है इसकी, ठीक है। तो यहां पर जो आग लगेगी, आग तो लग जाएगी, आग पकड़ लेगा इसको, लेकिन वो आग की जो रिएक्शन वो जो होगी वो कम होगी, उसकी कहना चाहिए एक तो लाइट कम होगी और सारी चीजें, हीट कम देगी। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। और अगर इसको टिप को हम ठोक करके क्या कर दे, चौड़ा कर दे, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सरफेस इंक्रीज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बोलो, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, वो चीज यहां पे कहना चाह रहा है। तो वही कहता है इन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस मोर पावर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस मोर इज द रेट। फिर कहता है कैटालिस्ट। अच्छा, कैटालिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद इन टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, खुद अपने पार्टिसिपेंट रिएक्शन में नहीं करते हैं, वट क्या करते हैं, रिएक्शंस का रेट इंक्रीज कर देते हैं। बोलो, समझ आई बात नहीं आई? इन हेट्रोजीनियस रिएक्शंस, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस का समझ रहे हो क्या है, समझ रहे हो? ठीक है, मोर पावर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स मोर इज द रेट। कहने का मतलब, एक आपने रिएक्शन ले ली, एक रिएक्शन ले ली यहां पर H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI मान लो, और एक हमने केवल क्या लिया 2HI। ये रिएक्टेंट है यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा H2 प्लस I2 बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में ये है कि भाई ये अलग रखोगे आप, ये अलग होगा, सरफेस एरिया डबल हो जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों इकट्ठी हो गई, रिएक्शन कर लिया तो सेम मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, जो वहां पे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये स्लो होनी चाहिए और ये फास्ट होनी चाहिए। लेकिन ये मैंने खाली एग्जांपल दिया, ये इस रिएक्शन के लिए नहीं है, ये इस रिएक्शन के लिए नहीं है, मैंने केवल आपको एक एग्जांपल दे दिया। इस रिएक्शन का दूसरा केस है, वो आप इक्विलिब्रियम पढ़ा आपने, क्या कब पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक। वो केस उसका ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कहता है, देखो बेटा फिर से समझो आप, मोर पावर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरी चीज ये भी समझ लो, मोर पावर्ड। एक आपने पावर्ड का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि एक तो आपने कम पावर में ले ली, आपने मान लीजिए आपको जलाना है, आपको नहीं, मुझे मान लो मुझे जलाना है, राम नाम सत्य होगी, और मुझे आप जलाना चाह रहे हो, इस सर को अब क्या करोगे रख करके, ये क्लास भी ना ले सकते, है ना, तो जलाना है। तो अब क्या होगा, आप लकड़ी क्या करते हो, बहुत ज़्यादा लकड़ी इकट्ठी की जाती है, की जाती नहीं। तो ये क्या है कि सरफेस एरिया को
इंक्रीज करने के लिए कि ज़्यादा हो जाएगी तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो जल्दी जल जाएगी। समझ गए ना? तो ये कहने का मतलब है। हाँ, आगे देखो और बात करते हैं। नीचे का क्या है? ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अरे भाई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, उसमें नेचर कैसे बनता है कि जो भी रिएक्टेंट है उसमें किस टाइप का बॉन्ड है। सपोज कर लीजिए यहां पर एक आपने ले लिया N2O5 ले लिया। अब N2 और O के बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है?